कार्यक्रम कृषि दर्पण में और मैं हूं नेहा सिंह। हमारा आज का विषय है ग्रामीण विपणन और इसके बारे में विस्तार रूप से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर डीके झा। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि रूरल मार्केटिंग है क्या? रूरल मार्केटिंग एक अन्य बाजार की तरह ही वैसा स्थान है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और किसी खास मूल्य पर वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ मैं एक बात तो आपको बताऊं कि ग्रामीण बाजार को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक कंजम्पशन मार्केट के रूप में और एक प्रोडक्शन मार्केट के रूप में। जब ग्रामीण लोग किसी वस्तु या सेवा का कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो वैसी स्थिति में वो कंजम्पशन मार्केट है। और अनेकों ऐसे स्टडीज हैं कि हमारा ग्रामीण बाजार का जो खपत बाजार है वो अरबों डॉलर में 2025 तक बताया जा रहा है कि $100 बिलियन का हो जाएगा। अब मैं आता हूं जिससे हमारे किसान भाइयों से संबंधित है, प्रोडक्शन मार्केट का। किसान भाई जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, जो कृषि उपज का उत्पादन करते हैं, वहाँ वो बेचते हैं। तो इसको हम ये बाजार एक बड़ा बाजार है। आज के परिप्रेक्ष्य में बाजार को हम एक छोटे स्थान तक सीमित नहीं कर पा रहे हैं कि जहाँ पे क्रेता विक्रेता, आज तो ऐसा भी हो गया है कि क्रेता विक्रेता एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जाने, ई कॉमर्स के जरिए एक आभासी माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसी विस्तारीकरण के क्रम में क्या हुआ है कि अन्य वस्तुओं सेवाओं का तो विस्तारीकरण हुआ, लेकिन हमारी जो ग्रामीण बाजार की व्यवस्था है उसका विस्तारीकरण उतना नहीं हो पाया। वो उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। तो सर, ये जो ग्रामीण विपणन है वो हमारे किसानों के लिए कैसे लाभदायक है? ग्रामीण विपणन तो लाभदायक एक आवश्यकता है। यदि हम अपने खपत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो उसको हम बेचेंगे और बेच करके हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो ये हमारी आवश्यकता है। पहले क्या होता था कि सरकार का जोर, किसानों का जोर, वैज्ञानिकों का जोर, सारा जो परिश्रम था वो उत्पादन की तरफ लगा हुआ था। तो आज देश तो बहुत सारे मामले में विश्व में अग्रणी उत्पादक है, लेकिन हमारे किसानों की उतनी आमदनी नहीं। तो किसानों की आमदनी, भारत सरकार का ध्येय है कि 2022 तक उनकी आमदनी को दूना करना है। तो ये कैसे करेंगे हम? एक तो हम उत्पादन लागत घटाएंगे, इसमें भी जो मार्केटिंग की आवश्यकता होगी, और दूसरा जो उपज है उससे हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण जो पेरिसेबल आइटम है, जो नष्ट हो जाते हैं, फल सब्जी अनाज दूध, तो उसका यदि हम अच्छी तरीके से कुछ वैल्यू एडिशन या उसको बचा लें हम सीधे रूप से और कंज्यूमर तक पहुंचा दें विभिन्न माध्यमों से, तो उसका अच्छा मूल्य हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सर, तो ग्राहक और जो किसान भाई हैं उनके बीच में ये जो ग्रामीण विपणन है वो क्या रोल है इसका? इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो जहाँ उत्पादन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो कृषि उपज का उपभोग सिर्फ गांव में नहीं होता है, गांव में भी होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो गैर कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं वो भी उसको उपभोगता है। तो ऐसी स्थिति में जहां हमारा क्लाइंट है, उपभोक्ता है, वो किस खेत से दूर है, अब तो हम निर्यात बाजार की भी बात कर रहे हैं, विदेशों में भेजेंगे हम, तो हमारा जो उपभोक्ता है वो दूर है, उस तक, उन उपभोक्ताओं तक हम कैसे अपनी वस्तु को सुरक्षित रूप में पहुंचा सकें, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई योजना लाई है? जी बिल्कुल। ग्रामीण विपणन को हम कहें कि बहुत शुरुआती दौर से ही जो इसका जो है एक अधिनियम बनाए गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरे देश में लगभग 6,630 एपीएमसी मार्केट है। उसके अलावा जो 22,941 के करीब ग्रामीण हाट हैं, रूरल हाट है। तो अब जैसे जैसे समय बीतेगा, कुछ जो नए ये जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो वर्तमान संस्थाएं हैं, उनकी खामियां भी नज़र आने लगती है। तो ये एपीएमसी मार्केट की भी कुछ सीमाएं थी। ये भारत 6,000 है और 22,000 उसका लगभग चौगुना ग्रामीण हाट है, जो पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। अब किसान बेचते कैसे हैं? किसान जो है मूल रूप से जब गांव का उत्पाद शहर में पहुंचेगा
तो उसका समझिए कि सप्लाई चेन कितना व्यापक है। इस सप्लाई चेन में आपके ट्रांसपोर्टर आएंगे, वेयर हाउस के लोग आएंगे, कोल्ड स्टोरेज के लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे, ट्रेडर आएंगे, बिचौलिए आएंगे, आढ़ती आएंगे, सारे लोग मिलके उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो सरकार का प्रयास है कि पूरे सप्लाई चेन में को मजबूत बनाया जाए, और इसमें जो फार्मर्स का शेयर है, बोलते हैं ना कंज्यूमर्स प्राइस में फार्मर्स का शेयर, इसको कैसे हम बढ़ाएं और सप्लाई चेन को कैसे मजबूत करें कि जो उत्पाद है अल्टीमेटली उत्पाद में यदि कोई का नाश होता है, ह्रास होता है, तो उसका खामियाजा किसान भाइयों को भुगतना होता है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई चेन इतना मजबूत हो, हमारा लॉजिस्टिक्स इतना मजबूत हो कि ये कहते हैं नुकसान कम से कम हो और अच्छी गुणवत्ता के साथ हमारा ये उत्पाद जो है हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि भी 2 बड़े प्रयास हुए हैं। एक तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो हमारे जो रूरल हार्ट्स हैं, ये जो मार्केट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो। और अभी इसी वर्ष एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक 1 लाख करोड़ रुपए की योजना बनी है कि कैसे हम उसमें लॉजिस्टिक्स को, मार्केट को, प्रोसेसिंग को इतना मजबूत करें कि कम से कम नुकसान हो और अच्छी गुणवत्ता के साथ ये वस्तुएं जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचे और इसका लाभ किसानों को मिले। सर, तो ये जो 2 अधिनियम पारित हुए हैं, इसके बारे में अगर और आप कुछ बता सके। अभी देखेंगे कि जब किसान बहुत बड़ा तबका है, 14 करोड़ के करीब किसान हैं देश में। यदि 5 आदमी का परिवार आप मान लें तो 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं, आंकड़ा ये कहता है कि 58% लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है और 44% रोजगार जो है वो कृषि देता है। तो इसको कैसे मजबूती दिया जाए? अभी क्या है कि एपीएमसी एक्ट में कुछ बाध्यता थी, वहाँ बेचेंगे तो आपको फी लगेगा, सेस लगेगा। फिर अब यदि एपीएमसी का दायरा देखें तो लगभग 500 किलोमीटर में एक रेगुलेटेड मार्केट। अब बताइए 500 किलोमीटर तय करके हम बाजार में जाएंगे? तो उसके कारण क्या हो रहा था कि गांव में ही किसान फार्म गेट पे ही बेच देते थे, कम दाम में बेचते थे, या बहुत मेहनत की थोड़ी दूर तक ले गए तो उनको उचित मुनाफा नहीं मिलता था। तो ये जो वैधानिक अड़चन थी उसको 2 एक्ट के द्वारा दूर किया गया है। पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसमें है किसान एपीएमसी एक्ट के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है, और ये व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कोई गांव का अच्छा पढ़ा लिखा युवा है हमारा, वो यदि मार्केटिंग में रुचि रखना चाहता है, उस मार्केटिंग उद्यमी बनना चाहता है, तो उसको हम प्रोत्साहित करें। तो इसकी जो कागजी रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतना सिंपल है कि सिर्फ पैन कार्ड पे कोई ट्रेडर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा जो ग्रामीण उद्यमी है, जो विपणन भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक उद्यमी खड़ा होगा और किसान भाइयों को अच्छा रेट मिलेगा। दूसरा अधिनियम जो है ये कहते हैं जो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्ट में, इसमें क्या है कि किसान भाइयों को अपने उपज का अच्छा दाम मिले, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एग्रीमेंट किसी स्पॉन्सर से कर सकता है। तो ये 2 एक्ट जो है ये दूरगामी प्रभाव वाले हैं, और एक मार्केटिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ जाए। एक बात मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है या ई कॉमर्स है, कुछ यदि अपवाद छोड़ दें ग्रोफर वगैरह और जो कुछ एजेंसीज है, तो ये ऑनलाइन डिलीवरी एग्री प्रोडक्ट्स का कम हो रहा है क्योंकि पेरिसेबल है। तो इसको हम कैसे बढ़ाएं? प्लस जो आईटी माध्यम है इसका हम मार्केटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने में कैसे प्रयोग करें? तो भारत सरकार ने किया है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तो पहले था कि केवल हम रेगुलेटेड मार्केट को जोड़ेंगे, अब है कि जितना 22,000 के लगभग हमारा जो रूरल हार्ट्स है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और उसको भी इलेक्ट्रॉनिकली हम जोड़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली जो बायर सेलर हैं वो जुड़ जाएंगे तो किसानों को अच्छे मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो किसान जो अपनी जो भी है उसका मूल्य बढ़ाने के लिए क्या ऐसी योजनाएं बनाएं अपनी तरफ से? होता क्या है कि सरकारी प्रयास तो है, लेकिन किसान क्या है, किसान उद्यमी है, भले हम इस बात को माने या ना माने, क्योंकि जो भी हम उत्पादन प्रक्रिया का पालन करते हैं उसका जोखिम हमें को उठाना पड़ता है।
उत्पादन हुआ तो उसका फ़ायदा भी, मार्केट मूल्य अच्छा मिला तो उसका फ़ायदा भी, उत्पादन घटा, मार्केट में दर कम मिला तो उसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ेगा। तो मैं किसान भाइयों से ये अपेक्षा करूँगा कि आप जब मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, खेती से अच्छी आमदनी के बारे में सोचते हैं, तो उत्पादन के स्तर से ही अपनी योजना बनानी शुरू कीजिए। सबको पता है कि दिसंबर जनवरी में फूल गोभी का रेट घटेगा, ये कंज्यूमर को भी पता है, किसान भाई को भी पता है। टमाटर जो है जनवरी फरवरी में काफ़ी सस्ते भाव बिकेगा, ये किसान भी जानते हैं, कंज्यूमर भी जानते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी योजना इस प्रकार बनाएं कि हम जब उसका मूल्य ज़्यादा हो उस समय ज़्यादा खेती करें, ज़्यादा उत्पादन करें। जब रेट कम हो तो उस समय हमारा फसल कम से कम आए फसल चूँकि तो कम से कम आए। तो ये साधारण जो उत्पादन योजना है, प्रोडक्शन प्लानिंग, इससे भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि देखेंगे कि एक ही शहर के एक मोहल्ले में वो 10 रुपये कोई सब्जी है तो वहीं कहीं वीआईपी मोहल्ले में जाके 20 रुपये 25 रुपये हो जाते हैं। हर एक शहर का हाल है। तो इस तरह का भी मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो अपने पास रखें। डिस्टेंट मार्केट का और रेगुलेटेड मार्केट का तो रेट उनको मिल जाता है, लेकिन लोकल मार्केट में भी वेरिएशन होता है, ये जानकारी उनको रखनी है। तो ये दो काम करेंगे, उत्पादन की योजना बनाएंगे और मार्केट इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं कि सब तरह का खबर रखना, मार्केट इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस, इस पर यदि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये कंज्यूमर कहते हैं ना, ग्राहक भगवान का रूप है। जब हम बेचने जाते हैं तो ग्राहक के इच्छा अनुसार हमको चीज़ें उपलब्ध करानी होती है, तो चाहे पैकिंग में हो या क्वालिटी में हो या प्रकार में हो। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, मार्केट का प्रेफरेंस क्या है, उससे वो ध्यान में रख के भी अपनी उत्पादन योजना बनाएं, उसका पैकिंग करें, उसका ग्रेडिंग करें, तो आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमें। तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो प्राथमिक प्रसंस्करण है उससे क्या मूल्य पे प्रभाव पड़ सकता है किसानों के? जैसे मैं बता रहा था कि ग्राहक देवो भव। अब ग्राहक क्या चाहता है, हम या और आप जब बाजार में जाते हैं तो अच्छा चमचमाता सब्जी, बढ़िया एक साइज का एक जगह रखा हुआ, यदि कुछ ज़्यादा पैसा भी बेचने वाला ट्रेडर मांगता है हमसे तो बेझिझक हम उससे बिना मोल मुलाई के, मोल भाव के उसको दे देते हैं। इसका ये मतलब है कि ग्राहक को क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मार्केट लेड या मार्केट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि बाजार के मांग के अनुसार हम अपनी वस्तु या सेवा उपलब्ध कराएं। तो बाजार का मांग क्या है, ग्राहक आज पढ़ा लिखा है, शहर में यदि कोई हमारा उत्पाद जाता है तो वहाँ पढ़ा लिखा है, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, हाइजीन पे लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी बातें किसानों के, ग्राहकों के दिमाग में बैठ गई है कि ऑर्गेनिक उत्पाद जो होता है बहुत बढ़िया होता है। तो ये सब जो कंज्यूमर अवेयरनेस आया है, ये अवेयरनेस से किसान भाई प्रभावित होते हैं, परेशान भी होते हैं क्योंकि ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसका लाभ भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आलू, मैं एक ग्राहक के रूप में जब सब्जी खरीदने जाता हूँ तो मिक्स आलू, एक बहुत छोटा आलू है, एक बड़ा आलू है, तो मन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, मैं खुद से चुन के आलू लेता हूँ। तो तब वो जो रेट बोलता है तो बोलता है नहीं करके, या वो बोलता है सब अच्छा आलू लीजिएगा सर तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उस समय ये बात होती है। तो क्यों नहीं हमारे किसान भाई खेत के स्तर पे ही, क्योंकि कृषि उत्पाद है, सब आलू एक जैसा नहीं होगा, सारा गोभी एक जैसा नहीं होगा, तो ग्रेडिंग कर दें। ग्रेडिंग मतलब एक साइज का आलू एक जगह, उससे मध्यम वाला एक जगह और छोटा वाला एक जगह, और उसके भी कस्टमर हैं। अच्छा वाला का अच्छा रेट मिल जाएगा, मध्यम वाला का मध्यम रेट मिलेगा, कम वाला का कम रेट मिलेगा। यदि सबको हम मिला देंगे तो सबका मध्यम रेट मिलेगा, एवरेजिंग हो जाएगा, तो आपको उतना फायदा नहीं। दूसरा है कि ये जब साफ सफाई आप कर देते हैं तो थोड़ा सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है। जो सब्जी एक दिन में खराब होगी वो 2-4 दिन टिकेगी। थोड़ा बहुत जो पैकेजिंग है, जो लो कॉस्ट पैकेजिंग, कम लागत की पैकेजिंग है, वो भी यदि किसान भाई कर दें तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जो 2 दिन खराब होगा वो 4 दिन में, तो आपको 4 दिन मार्केटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह के उपक्रम आप कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग गांव में देखते थे पहले, जब दूध नहीं बिका तो उसका दही बना लिया। तो दही बनाने का क्या मतलब हुआ, 2 दिन आपको मार्केट का और चॉइस मिल गया, या खोआ बना लिया। तो
8 दिन और आपको चांस मिल गया मार्केटिंग करने का, घी बना लिया, 1 महीना और मार्केट का चांस मिल गया। इसी तरह दूध के अलावा आप सब्जी वगैरह में भी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि गोभी का सुखौता या इस तरह का टोमेटो का प्यूरी बना लें आप, तो जो सब्जी हमारा 1 दिन 2 दिन में खराब होगा वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन कर सकते हैं। गांव में ट्रेडिशनल यदि हम देखें पारंपरिक रूप से क्या होता था कि कुछ सुखौता बना लिए, कुछ आम का अनेक उत्पाद होता था कि आम का जैसे उसको कहते थे मम्मी लोग उसको बना के काट के केवल सुखा देती थी, आमिल, अमचूर, इसका सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाता था। सब्जी में आप सुखौता बना लें, कहीं कुछ इस तरह का सब्जी है तो बरी बना दें, कुछ साग का बिरिया बन जाता है जो बहुत लो कॉस्ट है, तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा आपका। तो जितना हरा में बिका सेल्फ लाइफ बढ़ा लेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। यदि आपने नुकसान को बचा लिया तो बचाया हुआ नुकसान ही आपकी आमदनी है। तो इस प्रकार किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और मैं एक बात खास करके ग्रामीण युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है हमारे मित्रों बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और इसमें रोजगार की बहुत अच्छी संभावना है। जैसे सरकार कर रही है कि बहुत कम कागजात में आप ट्रेडर बन सकते हो एग्री प्रोड्यूस के, उसी तरह आप अभी भारत सरकार की कृषि संपदा योजना जो लाई है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यदि आप जुड़ते हो तो आप अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और जिस तरह का बाजार बदल रहा है, हमारे कंज्यूमर्स बदल रहे हैं, पैकेज्ड फूड का ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आपको अच्छा अवसर मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रह के ही आप अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे और कंज्यूमर का जो अवेयरनेस आया है उसका लाभ आप उठाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार। तो आज हमने आपको ग्रामीण विपणन के विषय में विस्तार रूप से बताया। आशा करती हूँ कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।